बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 13 से, उसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अच्छा, अभी हम 10 को लेके चले थे, 10 भी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था, हमने बाद में 11 को छोड़ दिया, 12 को हम 13 में आ गए। इसकी वजह ये है कि मैं 13 के सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ाऊंगा और 3 टॉपिक को कवर करने के बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा चैप्टर नंबर 10 में। उसका जो बचा हुआ टॉपिक था रिपल टैक, हमने वो कवर करना है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पहले इन चैप्टर नंबर 30 के टॉपिक को कवर कर लेंगे तो बाद में उन टॉपिक को समझना आसान होगा, वरना समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। समझ तो आता है कि ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनीवे टॉपिक क्या है? चैप्टर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक लाइट वेव के बारे में। 10 में हम लोगों ने वेव के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो वेव बहुत तरह की होती है, साउंड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, तो उनमें से एक लाइट वेव भी होती है। तो चैप्टर 13 सिर्फ लाइट वेव के बारे में। एनीवेज वेव्स कोई सी भी हो, लाइट वेव हो, साउंड वेव हो, वाटर वेव हो, वेव की 4 बहुत ही अहम प्रॉपर्टीज है, हमने इनको कवर करना है बारी बारी। ठीक है, तो मैं इन प्रॉपर्टीज के यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ये वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमारे पास है। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वेव्स की वो कहलाती है रिफ्लेक्शन। वेव की दूसरी प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्रैक्शन। बस एल की जगह आर आ गया, ठीक है, आर के बाद ए आ गया, रिफ्रैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी कहलाती है डिफ्रैक्शन, या ऐसे डायफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ये हमारे पास वेव की थर्ड प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी कहलाती है इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव, यानी कि जब दो वेव कंबाइन कर जाती है तो किस तरीके से करती है, क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, अच्छा एनीवेज ये टॉपिक है हमारा, ये अभी क्लास 10 के कोर्स में शामिल नहीं है, ना बुक में इसका जिक्र है ना भी नाम है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ये भी एक चौथी प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। हमने पढ़ना कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, देन हमने पढ़ना कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, बाद में हमने पढ़ना है कि डायफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, चलिए जरा पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको मैं मजीद एलिब्रेट करता हूँ कि कोई भी वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जब वो किसी दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की दो टाइप भी होती है। फर्स्ट करें कि मेरे पास कोई भी बोर्ड है, अगर हम किसी कमरे के अंदर मौजूद, तो कोई दीवार है या क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो अगर कोई भी रे किसी भी सरफेस को हिट करेगी तो हिट करने के बाद दोबारा उसी मीडियम में लौट जाएगी। और अगर सरफेस इरेगुलर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो हिट करने के बाद किसी रैंडम डायरेक्शन में लौट जाएगी, क्या पता यूं लौट जाए, क्या पता इस तरह लौट जाए। ठीक है, यानी कि देयर इज नो पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ वेव। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी सरफेस रेगुलर है तो उसको वेव के लौटने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, उसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर लाइट की वेव, हम बात करें लाइट की वेव की, वो किसी भी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जब लाइट की वेव दूसरी मीडियम को स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद अगर वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो इसे हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दूसरा मीडियम लाजमी बात है कि ओपेक होगा तभी ऐसा होगा। अगर सेकंड मीडियम हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि लाइट की वेव अंदर पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, तो फर्स्ट करें कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेन सरफेस थी, ठीक है, तो लाइट की वेव यानी ये टकरा रही है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट वेव। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट वेव, यानी कि ये लाइट की वेव जो है वो इंसिडेंट हो रही है ऑन एनी अदर मीडियम। ठीक है, टकराने के बाद ये लाइट इसी मीडियम में वापस लौट गई, इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि ये वो वाली वेव थी जो कि टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। लॉ वन कहता है कि हमेशा इंसिडेंट वेव का जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्टेड वेव के एंगल के बराबर होगा। अब यहाँ पे सवाल ये कि मैं एंगल कैसे निकालूंगा। ठीक है, उसको निकालने का तरीका है, तो तरीका ये है कि जब भी कोई भी वेव किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगी, तो जिस जगह पर वेव सरफेस को स्ट्राइक करेगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, आमतौर पे डॉटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, यानी कि ये लाइन जो है ना उस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर वो सरफेस प्लेन है, रेगुलर है, ठीक है, इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। तो हमेशा इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो, यानी कि ये लाइट की जो रेज हैं, ठीक है, एंगल हमेशा नॉर्मल के रेफरेंस से निकाला जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये एंगल बन गया इंसिडेंट एंगल, इसे बोलेंगे एंगल आई, यानी कि नॉर्मल के रेफरेंस से जो इंसिडेंट वेव का एंगल बना उसे हमने क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा ये वेव एग्जैक्टली यानी कि वो एंगल बराबर नहीं है, अब शायद एंगल थोड़ा बराबर लग रहा हो, यानी कि दिस विल बी द वेव, यानी कि ये हमारी बन जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो नॉर्मल के रेफरेंस से इस वेव का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब भी हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा इक्वल होंगे। एंगल कैसे नापेंगे, नॉर्मल लाइन के रेफरेंस से। नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, कोई भी वेव है या कोई भी लाइट की वेव है किसी भी सरफेस को स्ट्राइक करेगा, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट से सरफेस के परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, उस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। तो हमारा पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल दोनों सेम होंगे। लॉ नंबर 2, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों रेस एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। इसका मतलब क्या है, तीनों रेस जो है ना वो 2 डायमेंशन पे लाई करेंगी, थर्ड डायमेंशन में नहीं रहेगी। क्या मतलब हुआ, इसको जरा गौर से देखिए। अब ये मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं, अगर आप लोग को नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये तीनों मार्कर जो है ना वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे फैला दिया, ठीक है। अब क्या था कि ये बीच वाली जो रे है वो बन गई नॉर्मल और बाकी दोनों रे बन गई इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अगर कोई रे थोड़ी ऊपर उठ जाए या नीचे आ जाए तो इसकी डायमेंशन जो है ना वो थर्ड डायमेंशन में एंटर हो गई। लेकिन अभी क्या है कि तीनों रे जो है ना वो 2 डायमेंशन के, जैसे बोलेंगे एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। हाँ, तीनों को मैं एक साथ मूव करूंगा तो वो प्लेन चेंज हो गया, लेकिन वो प्लेन जो है ना तीनों का वो एक ही है। अब तीनों में से कोई सी भी एक अलग से अगर ऊपर नीचे मूव करेगी तो उसका प्लेन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो सेकंड लॉ वो कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों रे एक ही लाइन पर लाई करेगी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया रिफ्लेक्शन का। अच्छा, इससे पहले एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा स्टूडेंट में होती है कि भाई ये मीडियम क्या होता है। ठीक है, अच्छा आगे जाके हम बढ़ेंगे रेयर मीडियम के बारे में, डेंसर मीडियम के बारे में। ठीक है, ये हमने यहाँ पढ़ना है रिफ्लेक्शन के अंदर। तो मैं अभी से बता दूं कि मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। पहली बात है कि मीडियम क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल वर्डों में एवरी मैटर इज अ मीडियम, यानी कि हर मैटर एक मीडियम है। हवा एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड एक मीडियम है, दीवार एक मीडियम है, ठीक है, कोई स्टील है वो एक मीडियम है। तो हर मैटर जो होता है वो एक मीडियम है हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 2 तरह के मीडियम होते हैं, डेंसर मीडियम और रियल मीडियम। ठीक है, अच्छा हम साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करते हैं, वो हमारा है रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब अगर हमारे पास दूसरा मीडियम कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी कि वो ओपेक नहीं है, तो लाइट की वेव जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि वो रिफ्रैक्ट होगी। एल की जगह आर आ गया। ठीक है, कि लाइट की वेव आ रही है, ठीक है, अब लाइट की वेव यहाँ से टकराने के बाद इसी मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो जो दूसरा मीडियम था हमारे पास, ठीक है, वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। मैंने क्या लिया, ये वाला मीडियम एक गिलास है, यानी कि शीशे की स्लैब है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मिरर नहीं है। ठीक है, और हवा हमारा पहला मीडियम है। तो अगर मैं किसी भी 2 मीडियम को आपस में कंपेयर करूंगा तो जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी वो कहलाएगा रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहलाएगा डेंसर मीडियम। ठीक है, अब फर्ज करें कि अगर मैं पानी के अंदर जो है ना मौजूद हूँ, ठीक है, अब पानी के अंदर गिलास रखा हुआ है, ठीक है, अब लाइट की वेव वाटर में ट्रेवल कर रही है, फिर वाटर से गिलास के अंदर चली गई। ठीक है, तो इन दोनों में जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बन जाएगा रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बन जाएगा डेंसर मीडियम। यानी कि मैं किसी भी 2 मीडियम को अगर कंपेयर करता हूँ तो कम डेंसिटी वाला बन जाएगा रियल मीडियम। और जब भी हम ऐसा केस है जहाँ पर एक मीडियम एयर हो, तो जाहिर सी बात है कि एयर से कम डेंसिटी तो किसी मीडियम के आमतौर पर होती नहीं है, तो हमेशा एयर एक कॉमन रेयर मीडियम होता है, उसके मुकाबले में अगला वाला डेंसर ही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं टुवर्ड्स रिफ्रैक्शन। अगर मेरे पास दूसरा मीडियम ट्रांसपेरेंट है, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं भी है तब भी वो डेंसर मीडियम में, अलग बात है कि डेंसर मीडियम में जो लाइट की वेव है वो अंदर नहीं जा पा रही बल्कि वो रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब अगर मेरे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे वाटर है, ग्लास है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो वो कहलाएगा ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की वेव स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है पेनिट्रेट, यानी कि जो लाइट की वेव थी वो सेकंड मीडियम में, डेंसर मीडियम में पेनिट्रेट कर गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सरायत कर जाना,
यानी कि ये सेकंड मीडियम में सराहियत कर गई। तो ये बड़ा गाढ़ा सा वर्ड है, ठीक है। तो आम लफ्जों में घुस जाना, यानी कि जो लाइट की वेव थी वो दूसरे मीडियम में घुस गई अंदर, ठीक है। एनीवेज, व्हाट हैपेंस इन रिफ्रैक्शन, जब लाइट की वेव दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है तो उसी मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ अगेन यहाँ पर दो लॉस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो यानी कि जिस पॉइंट पे सेकंड मीडियम को इंसिडेंट किया उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा डॉटेड फॉर्म में, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। तो इस लाइन को हमने कहा नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थोड़ा ज्यादा है और जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो थोड़ा कम है, यानी कि जो लाइट की वेव है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। यानी कि अगर ये डेंसर मीडियम है तो लाइट की वेव जब दूसरे मीडियम में उसने पेनिट्रेट किया तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। दिस हैपेंस इन रिफ्रैक्शन, यानी कि जब लाइट की वेव किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पेनिट्रेट कर जाए और अंदर जाके उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक कम और भी होता है, वो क्या होता है कि स्पीड भी चेंज हो जाती है। हवा के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है, जब लाइट जो है वो किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो व्हाट हैपेंस इन डिफ्रैक्शन, डायरेक्शन का चेंज होना, ठीक है। यानी कि इन डिफ्रैक्शन क्या होता है कि डायरेक्शन इज चेंज, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थोड़ी मुख्तलिफ होती है, यानी कि वो किसी और एंगल से रिफ्रैक्ट करती है, डायरेक्शन इज चेंज। और क्या होता है रिफ्रैक्शन में, स्पीड इज चेंज, यानी कि स्पीड भी तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ लाइट की वेव की फॉर्म में स्पीड बढ़ जाती है अगर वो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की लॉस, ठीक है। पहला लॉ ये कहता है कि अगर मैं कभी भी रेशो निकालूं एंगल ऑफ इंसिडेंट का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, इन दोनों के साइन का, यानी कि मैं दोनों की साइन की वैल्यू का रेशो निकालूंगा तो वो रेशो हमेशा बराबर होता है डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो यहाँ पे एन सिंबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है कि वो कितना रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट की वेव को। तो किसी भी डेंसर मीडियम के अगर मुझे निकालनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो हवा के अंदर जो एंगल था, ठीक है, वो एंगल उस मीडियम में थोड़ा कम हो गया, उन दोनों एंगल के साइन का रेशो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, यानी कि ये लॉ हमारा कहलाता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल जो कि डेंसर मीडियम का मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, यानी कि हवा के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, शॉर्ट फॉर्म है वी ऑफ एयर, और वेलोसिटी इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। हवा में लाइट की वेलोसिटी कितनी है और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, इन दोनों का रेशियो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है हवा के मुकाबले में, और आमतौर पे हवा के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी है, ठीक है। तो लाइट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अच्छा, हम लोगों ने कवर कर लिया रिफ्लेक्शन को, कवर कर लिया रिफ्रैक्शन को। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, वैसे चैप्टर 13 का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाइट वेव के लिहाज से डायफ्रैक्शन कैसे होती है हम पढ़ लेंगे, तो फिर बाद में हमने इसको रिपल टैंक के अंदर पढ़ना है। अब सर मैं बोर्ड को साफ कर दूं, उसके बाद हम कवर करते हैं डायफ्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हमारा जो लाइट वेव की थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डायफ्रैक्शन। चौथी वाली तो हमने फर्स्ट में पढ़नी, इंटरफेरेंस अभी नहीं पढ़नी है, डायफ्रैक्शन कवर करते हैं। डायफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे लाइट की वेव जब भी किसी भी बहुत शार्प एज से किसी ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक करती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। अब शार्प एज से मुराद क्या है, ठीक है, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ही मामूली सा सुराख कर दिया, ठीक है, बहुत बारीक सुराख के जो हमें नेकेड आई से नजर भी नहीं आए, तो वो सुराख जो ना बहुत ही शार्प एज ऑब्स्टेकल बन गया। या फिर सुई की नोक होती है बहुत बारीक होती है, ठीक है, तो जब लाइट की वेव जो है ना वो इस से टकराएगी, टकराने के बाद वो ना बैंड हो जाएगी, या तो इस तरह बैंड हो जाएगी या ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है।
यानी कि जो बेंडिंग का फिनोमेना है लाइट की वेव का वो कहलाता है डायफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ एनी शार्प एज और एनी ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो व्हाट इज डायफ्रैक्शन? द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट वेव ड्यू टू एनी शार्प एज और एनी ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आज के लेक्चर को कवर करने के बाद जब हम रिपल टैंक को पढ़ेंगे, रिपल टैंक के अंदर हमने वाटर वेव में इन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, तो आई थिंक हमें समझने में ज़्यादा बेहतर फील होगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही टॉपिक कवर किया है लाइट वेव के अंदर रिफ्रैक्शन का डायफ्रैक्शन का। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम वापस जाएंगे टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 10, इसके न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए, सिर्फ ये टॉपिक बाकी है रिपल टैंक का। इसके अलावा एक स्मॉल टॉपिक है वेव फ्रंट का, वो भी बाकी है, उसको भी कवर करेंगे सर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।